जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी, और बहुत माजरत के साथ आधा घंटा ही बाकी है मेरे पास, तो पढ़ते हैं जी इंशाल्लाह। डिस्क्लोजर तो ख़त्म करें। अच्छा जी, अब आज थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेते हैं, 2 बजे तक आज कर लेते हैं, 1 घंटा पढ़ लेते हैं, ठीक है? ओके, डन हो गया। अच्छा जी, अब मिसाल 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 अपना क्या नाम है तुम्हारा? वसीम। कहाँ से हो? वसीम भाई ने ना जी डीजी खान में कौन सी गाड़ी पसंद है तुम्हें? करोला का, वहाँ पे लोग करोला पसंद है, ठीक है? तो इसने टोयोटा का शोरूम ओपन किया। अब टोयोटा का शोरूम जब ओपन करना है तो टोयोटा वाले सारी गाड़ियों के पैसे इनसे नहीं लेते, गाड़ियाँ टोयोटा की आगे खड़ी हो जाती हैं और वो आगे सेल करते हैं भाई वसीम भाई, और सेल करने के बाद पैसे सीधे टोयोटा के पास जाते हैं। इनको हर गाड़ी के ऊपर फिर इनका अपना जो है वो हिसाब मिलता रहता है। अब ये टोयोटा वालों ने इनको अपनी सारी गाड़ियां भेज कर बेचनी होती हैं, तो ये कल को गाड़ी को नुकसान दे दें, सारी गाड़ियां ये सारे भाई कज़न लेकर निकल जाएं, बाद में आए ही ना मुड़ के। तो अगर ऐसी सूरत हाल से गुजरना पड़े टोयोटा वाले, तो उनको डर तो होगा ना। तो टोयोटा वाले क्या करेंगे, इनसे पहले जब इनको ये टोयोटा की डीलरशिप देंगे तो क्या करेंगे, सिक्योरिटी लेंगे, ठीक है? तो टोयोटा कार्स की बुक्स की बात हो रही है। वसीम भाई को तो मैंने ऐसे चिकावा दिया, ठीक है? हम बात तो कर रहे हैं टोयोटा कार्स की, ठीक है? क्योंकि वसीम भाई की तो किताबों में ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा जो फेस पे नजर आएगा इनके एसेट्स में, पर यहाँ पर लायबिलिटी साइड चल रही है। और टोयोटा कार ने जो इनसे डिपॉजिट लिया है वो उनके पास इनकी अमानत है। कल को ये शोरूम बंद करेंगे, ये डीलरशिप बंद करेंगे, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। तो टोयोटा कार्स की किताबों के अंदर जब उन टोयोटा वालों के पॉइंट से देखो तो कैश इनको जो है वो इनकी तरफ से आएगा। 10 करोड़ उन्होंने कैश लिया इनसे, तो कैश डेबिट, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल क्रेडिट। 15-20 गाड़ियां खड़ी होती हैं तो कुछ ना कुछ डिपॉजिट तो उन्होंने लेने था, ठीक है? तो सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल क्रेडिट, ठीक है जी? 10 करोड़। अब ये किसके पैसे हैं भाई? टोयोटा के इस वक्त हम टोयोटा की किताबों में बैठे, ठीक है ना? टोयोटा की किताबों में एक लायबिलिटी नजर आ रही है, ओके? किसके पैसे हैं? हाँ, वसीम भाई के पैसे हैं, ठीक है? अब टोयोटा इन 10 रुपयों को इस्तेमाल नहीं कर सकता अपने किसी काम में। अगर ये 10 रुपये जो कैश आया था, देखो ये अमानत है ना, ठीक है? अमानत है, आज वापस करना पड़ सकता है, वो बंद करके आ जाए तो, ठीक है? तो क्या कहता है, क्या क्या है पाबंदी, क्या है? कंपनीज एक्ट कहता है कि जी ये पैसे आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है? अच्छा, और अगर आप इन 10 रुपयों को अपने बिजनेस में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन फिर उसके बारे में एक रिटर्न एग्रीमेंट आपको वसीम के साथ करना पड़ेगा, जिसमें आप उससे कहेंगे कि जी मिसाल इतना आपका पैसा जो है इतने % वो हम बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे, ये मतलब लिखवाएं, इससे एग्रीमेंट करेंगे। और उस एग्रीमेंट में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी है वो कंपनीज एक्ट के उस सेक्शन के अंदर लिखी है जो यहाँ पर हमारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ यहाँ पर ये लिख दिया गया है कि एज स्पेसिफाइड बाय फलां सेक्शन, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वसीम के साथ करेगा टोयोटा, ठीक है? और उनको कहेगा कि इतने पैसे आपको अमाउंट टू बी यूज्ड इन टोयोटा बिजनेस। टोयोटा अपने बिजनेस में किसी के पैसे थोड़े इस्तेमाल किए जा सकते हैं। टोयोटा ब्यूजीनेस, ठीक है? तो मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा जी, टोयोटा ने कहा जी 6 रुपये हम अपने बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे, तो कंपनी जेट कहता है बिल्कुल ठीक है। 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं करना ना, तो पहला क्या मामला है कि रखना किसमें है? सेपरेट बैंक अकाउंट में। रखना किसमें है? ये 10 को अलग सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है, 10 करोड़ इसका सेपरेट बैंक, ताकि हमारे पैसों के साथ मिक्स ना हो, ठीक है? और अगर आपने इसको अपने बिजनेस में इस्तेमाल करना है
तो फिर पहले इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करके इजाजत लोगे। कॉन्ट्रैक्ट में जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाइड बाय कंपनीज एक्ट हैं किसी फलां सेक्शन के अंदर, वो वाली टर्म्स होगी, साइन होगा, फिर वो वाला पैसा आप बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी जो बचेगा वो फिर भी कहाँ रखना है, सेपरेट अकाउंट में ही रखना है। अमाउंट टू बी kept in separate बैंक। ठीक है बच्चों, तो बाकी के 4 रुपए अलग से अकाउंट में रख लें। ठीक है, और अगर एग्रीमेंट नहीं किया सारे का सारा 10 सेपरेट में ही रखना है। ओके, और सही है। ये जनाब आपका डिस्क्लोजर मांग रहा है। अब ये डिपॉजिट के बारे में उसने बोला है भाई, अगर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है इसका तो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट में ये रूल है, अगर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म के लिए भी यही रूल है। ठीक है ना, डिपॉजिट का मतलब ही क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना, उसने एज अ सिक्योरिटी मेरे पास रखवाया है। ठीक है, एडवांस थोड़ी दिया था कि फ्यूचर में गुड्स देनी है मैंने, कोई एडवांस फ्रॉम कस्टमर है हमारा, टोयोटा है ना, हम टोयोटा है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, सिक्योरिटी के तौर पर रखा, ये अमानत ही होती है, इसमें फ्यूचर में गुड्स नहीं जानी, हमने को सर्विसेज नहीं देनी, बल्कि कल को उसने जब काम बंद करना है तो ये पैसे ही वापस करने हैं हमने। ठीक है, तो इसलिए ये सिक्योरिटी डिपॉजिट लिखा इसने माजरत के साथ। चलते चलते पहले जनाब इसने शेयर कैपिटल के बारे में कुछ कहा, फिर इसने यहां पर नॉन करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटी के बारे में कहा, फिर उसके बाद ये अलग से कह रहा है। अब देखो भाई, ये दोनों ही हो सकते हैं माजरत के साथ, ये ना समझ लेना। ठीक है, मैं दोनों लिख देता हूं, बल्कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीवेबल नहीं, पेबल। मैं वसीम की किताबों की बातें नहीं कर रहा, मैं इनका वसीम का मुंशी नहीं हूं, मैं टोयोटा का मुंशी हूं इस वक्त। ठीक है, तो डीजी खान में इसने अपना मुंशी खुद रखा होगा। और कौन है डीजी खान वाला, और कौन है डीजी खान वाला? कोई नहीं है इस वक्त। तो भाई वहीं से कोई लोकल बंदा रख लेना यहाँ पे जो क्लास चलो, कोई इसने सीए किया हो। ठीक है, तो हमारे पास तो टाइम नहीं, हम तो टोयोटा की काउंटिंग कर रहे हैं। तो फिलहाल सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल, भाई ये नॉन करंट भी हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पे ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये जो हमें रिसीव हुआ है, ये वसीम से हुआ है और वसीम का कोई इरादा नहीं है अगले 10 साल 15 साल काम, तो नॉन करंट में भी रख सकते हैं, बाद में फिर पे करना पड़े, करंट में क्लासीफाई करना पड़े तो बात की बात है। ये करंट भी हो सकता है ना, किसी से पे आपने डिपॉजिट लिया है थोड़े अरसे के लिए तो करंट में रख लेना है, ज़्यादा के लिए लिया है तो नॉन करंट में शो कर देना है। लेकिन इसके बारे में कंपनीज एक्ट ने क्या कहा है कि आपने फॉलोइंग को लाजमी डिस्क्लोज करना है, फॉलोइंग को लाजमी डिस्क्लोज करना है। नंबर 1, बाइफर्केशन of amount received as security for goods services to be delivered provided into amounts utilizable for company and others। जो आपको ये जरा सादा कर लेना इसको, ये फॉर गुड सर्विस तो कंफ्यूज कर देगा और। ठीक है, इसको ब्रैकेट लगा दो। अब यूं पढ़ो, इधर देखो जरा, देखो जरा, कहता है सिक्योरिटी डिपॉजिट्स पेएबल के बारे में फॉलोइंग लाजमी डिस्क्लोज करो, शैल बी डिस्क्लोज व्हाट बाइफर्केशन ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट इनटू अमाउंट्स रियलाइजेबल फॉर कंपनी बिजनेस एंड अदर्स। तो बाइफर्केट करना है अगर कोई ऐसा है तो, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा ना। अगर आपने बिजनेस में यूज किया है तभी बाइफर्केशन होगी ना, तो बाइफर्केशन करो। ठीक है, और जो अमाउंट्स आपने यूटिलाइज की हैं बाइफर्केशन करो, अमाउंट्स यूटिलाइजेबल फॉर कंपनी बिजनेस एंड अदर्स। ठीक है, तो ये 2 बातें। अगली बात, जो अमाउंट यूटिलाइज की है फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस फ्रॉम सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है, वो होनी चाहिए इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट्स इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 217 ऑफ द एक्ट। एंड आखिरी बात, अमाउंट्स जो है वो कीप करनी है आपने सेपरेट बैंक अकाउंट। ठीक है, अब हम तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जाके देखेंगे। तो ये जनाब सिक्योरिटी डिपॉजिट का नोट पड़ा हुआ है। अब इन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिए हुए हैं, होगा कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट, जाकर पहले बैलेंस शीट के फेस पे देख के आते हैं। नंबर 8 किसके साथ लगा हुआ है? अच्छा, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट्स ये फेस पे दिख रहे थे। अब ये क्या है, क्या है भाई? ये सिक्योरिटी डिपॉजिट लायबिलिटीज में पड़ा हुआ है, यानी हमने डिपॉजिट लिए हुए हैं। अब सवाल पैदा होता है ना, किस चीज का सिक्योरिटी डिपॉजिट है?
जैसे टोयोटा की बैलेंस शीट में तो नजर आ रहा था उससे कारों के लिए लिया हुआ है, तो ये नेस्ले की बैलेंस शीट में क्या नजर आ रहा है, काहे का सिक्योरिटी डिपॉजिट है, तो नोट्स की जरूरत पड़ी, नोट्स के अंदर आके देखा तो नोट्स आ नहीं रहे थे, गुजर गए थे तो नोट नंबर 8 में लिखा है दीज रिप्रेजेंट्स सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड फ्रॉम डीलर्स which by virtue of agreement are interest free. These are repayable on demand, जब मांगेंगे दे देंगे, and cannot be चलो रोला मुका आता है, and उन्होंने कहा था ना बाइफरकेट करो, जो अमाउंट यूटिलाइज करोगे बिजनेस में और जो नहीं करोगे, उन्होंने कहा ये कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस, यानी हमने इनको इस्तेमाल नहीं करना, रोला ही खत्म। अब काहे की बाइफरकेशन, अब तो सारे के सारे क्या हो गए, अमानत, ठीक है, कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिजनेस में इस्तेमाल नहीं करने। फिर वो कहता है दीज हैव बीन केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ ये सेक्शन। डिस्क्लोजर है, आ गया सवाल दे देना, कोई मसला। तो इसके साथ लिखिए पेज नंबर, अब ये क्या है, ये बात हो रही है कि जी जो अमाउंट है, ठीक है, उसको तोड़ो, तो ठीक है, ये कौन सा पेज है, बस बात होगी, कहानी खत्म होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहे करंट हो चाहे नॉन करंट हो, ये बातों का ध्यान रखना है कि आपने बाइफरकेट करना है उसको, जो बिजनेस में यूज कर रहे हो और जो नहीं कर रहे हो। अगर यूज कर रहे हो और नहीं कर रहे हो तभी बाइफरकेशन करोगे ना, तो फिर क्या करना है, अमाउंट जो यूज नहीं कर रहे हो वो सेपरेट अकाउंट में रखनी है और जो यूज कर रहे हो उसके लिए भी एग्रीमेंट करना है, ठीक है, ये भी उसी सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है, सेपरेट में रखना है, और जो यूज करना है उसके लिए क्या कंडीशंस, क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाना है वो भी इसी सेक्शन में लिखा हुआ, ठीक है, सही है। अच्छा, ये कौन से सफ़े के ऊपर ये नोट नंबर कौन सा है, 614 पे, पेज 614 पे नोट नंबर 8 आ गया, ठीक है जी। आप ये भी देख लीजिएगा, बेशक कोई नहीं, जहाँ पे मैंने काट दिए एग्जांपल्स, वो काट दिए, उनसे अच्छी हमने कर ली थी, मुझे अच्छी नहीं लगी इसलिए मैंने उनको जाने दिया, ठीक है ना। जहाँ पे मैंने नहीं काटा उन एग्जाम्पल्स को आप पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने पढ़ा भी दिया था आपको, ठीक है, लेकिन वो भी एक बार बस पढ़ ली, उसके बाद दोबारा कोई नहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। डिस्क्लोजर्स खत्म होने को हैं जी, वह गए के गए, गए के गए। अच्छा, अब ये कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, देखो, एक तो हम IAS 1037 पढ़ रहे हैं, पता ही आपको IAS 10 थोड़ा सा रहता है, जो रहता रह गया, फाइनल अकाउंट्स गले पड़ गए थे, लेकिन फाइनल अकाउंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ये जिन अब काबू में आ गए, क्योंकि डिस्क्लोजर ही तंग करते हैं, खत्म हो गए, बस जनरल डिस्क्लोजर हैं 2-4, वो भी इंशाल्लाह हिम्मत करके आज थोड़ा सा लेट पढ़ेंगे ना, ये ख़त्म करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके फाइनल अकाउंट्स के बड़े 2 सवाल मैंने जो कराने हैं वो रहते हैं, और छोटे छोटे तो आप, यानी कि जैसे 10 आपने किया, कितने बच्चों ने किया, ज़रा दोबारा हाथ खड़ा करें, 10 किया था, सच्ची बता रहे हो। उसके बाद जो डिस्कशन हुई वो तो मिस हो गई आपकी, जो वारंटी वाला हमने डिस्कस किया पॉइंट, खैर एनीवेज। तो इसी तरह से आप जो सवाल करोगे, जो मसला होगा, चाहे आपको मसला लगेगा नहीं लगेगा, मैं अपने तौर पे बताऊंगा, पर 2-3 सवाल मैं आपको अगले कुछ दिनों में करवाऊंगा, आपके हाथों से करवाऊंगा, ठीक है, सही है, करोगे ना इंशाल्लाह, हिम्मत, कोशिश, जज्बा। आज का सवाल ही नहीं दिया आपको होमवर्क में, ओह चले देखते हैं। अच्छा जी, कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स में बात कहाँ से कहाँ निकल गई। हम IAS 10 और 37 पढ़ रहे थे। 37 के अंदर हमने पढ़ा था, अगर कोई हमारे खिलाफ केस हुआ है एसिड साइड, और वर्चुअली सर्टेन है तो एसिड बनाओ, कोई डिस्क्लोजर नहीं देना, और अगर प्रोबेबल है तो डिस्क्लोज करो कंटिजेंट एसिड, कंटिजेंसी में आ गया। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाओ, हमने किसी के खिलाफ केस किया तो ये कंटिजेंट एसिड। दूसरी तरफ हमारे खिलाफ कोई केस हुआ, लायबल फील कर रहे हैं, अगर हाई चांस है तो एक्सपेंस बुक कर लो, और अगर लो चांस है या लायबल एस्टीमेट नहीं है तो डिस्क्लोज करो कंटिजेंट लायबिलिटी। ये क्या हो गया, ये भी कंटिजेंसी है। ये कंटिजेंसीज IAS 37 ने बताई हैं। कंपनीज एक्ट ये वाली बात नहीं कर, हाँ बात वही कर रहा होगा, उसी के अंदर ही वो यूं कह देगा कोर्ट केस के बारे में कोई एडिशनल बातें बता दो, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो प्रोविजंस या जो कंटिजेंसीज आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो आज भी वैसे ही हैं, ठीक है। इन एडिशन टू स्टैंडर्ड्स मैंने आपको कहा हुआ है कंपनीज एक्ट है, ठीक है। फिर कमिटमेंट्स क्या होती हैं, 2 चीजें लिखी ना, ये दोनों ही आपके फेस के ऊपर नजर आएंगी। कहां नजर आएंगी अभी बता दूं आज कि बैलेंस शीट के फेस पे एक लाइन आइटम होता है जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा था, क्योंकि आप IAS 37 यहां पे आके पढ़ते हैं, वो भी पूरा नहीं ना हुआ इसलिए नोट नहीं बना। तो कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स बैलेंस शीट के फेस पे नजर आता है और आगे डैश लगी होती है, क्योंकि कंटिजेंसीज को तो हम रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं। सिर्फ बैलेंस शीट के फेस पे लिख कर आगे नोट नंबर लगा होता है, अभी दिखाता हूं, और फिर नोट में आकर बताते हैं
ये केस चल रहे हैं हमारे खिलाफ, ये मामला चल रहा है। कमिटमेंट्स के बारे में बताते हैं। कमिटमेंट क्या होती है? IAS 16 याद होगा, आपने FAR 1 में डिस्क्लोजर्स पढ़े थे। उसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर आपने अगले साल कोई फिक्स एसेट खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, कमिटमेंट कर लिया है, तो उसको डिस्क्लोज करो। IAS 40 में भी ऐसे ही पढ़ा था, IAS 2 में भी यही लिखा हुआ है। क्या मतलब? अगर आपने फ्यूचर में कोई कमिटमेंट कर लिया टू परचेज ये वाले एसेट्स, तो उसको भी क्या करना होता है? डिस्क्लोज। ठीक है। कंटिंजेंसीज और कमिटमेंट्स, ये दो चीजें बोली गई हैं। ठीक है, नोट्स खत्म होने को हैं। डिस्क्लोजर्स, कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। ठीक है जी। अच्छा, अब जो आपने IAS 37 में पढ़नी है या किसी और स्टैंडर्ड ने बताई हुई हैं बेटा, वो अपनी जगह पे हैं। हो सकता है ये बातें कहीं स्टैंडर्ड में भी लिखी हो सकता है किसी स्टैंडर्ड में ना लिखी होंगी तो उनको मतलब उनकी थपकी, वो उनको थपकी दे रहा है ये, और नहीं लिखी होंगी तो इन एडिशन टू दोज थिंग्स ये एडिशनल डिस्क्लोजर्स हैं कंपनीज एक्ट के। ठीक है, तो कंटिंजेंसीज में दो चीजें आएंगी। एक होती है आउटस्टैंडिंग, बाहर खड़ी हुई गारंटी। गारंटीज के बारे में मैंने आपको IAS 10 के वो छोटे सवालों में बताया था, नहीं भी बताया था तो अब बारी आ ही जानी है। जो छोटे छोटे सवाल छोड़े हुए हैं वो क्वेश्चन में, वॉलनट वाले में, गारंटी आपने किसी की दे रखी है, ये पॉइंट तो पढ़ लेना, वहां भी पढ़ना ही है। आपने किसी की गारंटी दे रखी है तो ये प्रोविजन नहीं है, ये लायबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि गारंटी देना इज नॉट पास्ट इवेंट, ऑब्लिगेटिंग इवेंट। गारंटी देना नहीं होता, बल्कि अगला डिफॉल्ट करेगा तब आपकी लायबिलिटी बनेगी। तो डिफॉल्ट करना उस पार्टी का जिसकी आपने गारंटी दी हुई है, ये ऑब्लिगेटिंग इवेंट होता है। ठीक है, बात समझ आई? तो गारंटीज आउटस्टैंडिंग क्या है? एक कंटिंजेंसी है। कंटिंजेंसी तो है ना कि अगर हम लिखकर बताते हैं कि हमने अपने फलां एम्प्लॉय की या फलां सब्सिडरी की या फलां एसोसिएट की गारंटी दे रखी है। कंटिंजेंसीज में क्यों लिख रहे हैं? कि अगर वो डिफॉल्ट कर गए तो ये लायबिलिटी हम पे आ जानी है, फिर कल को आप ये ना बताना आपने तो बताया नहीं था गारंटी दी हुई है। कंटिंजेंसीज में एक तो आप दिखाए, आप आउटस्टैंडिंग गारंटीज को शो करते होते हैं, और दूसरा आप कंटिंजेंट लायबिलिटीज को शो करते हैं। मतलब डिस्क्लोज कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं ना होती बेटा, वो बोलो, कंटिंजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड होती है ना? रिकॉर्ड नहीं हो सकती ना, या तो रिलायबल एस्टीमेट नहीं होता या आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं होता, पॉसिबल होता है। तो इन दोनों सूरतों के अंदर हमने कंटिंजेंट लायबिलिटीज को डिस्क्लोज किया था। तो कंटिंजेंसीज में ये दो चीजें आती हैं। कोई मसला? बोलो। कमिटमेंट्स के अंदर बेसिकली मेनली दो ही चीजें होती हैं। वो क्या हो गया तुम्हें जी? कमिटमेंट्स में मेनली दो चीजें ही होती हैं। कमिटमेंट्स बेसिकली कहते किसको हैं? कमिटमेंट्स कहते हैं आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर्स। आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर्स फिक्स एसेट्स के भी हो सकते हैं, इन्वेंट्रीज के भी हो सकते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट्स में आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर्स आप शो करेंगे, बाहर खड़े हुए आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर्स। भाई इसीलिए तो मैं कह रहा हूं डिस्क्लोज। कंटिंजेंसी भी डिस्क्लोज होती है, कमिटमेंट्स भी डिस्क्लोज होती हैं, क्योंकि अभी क्या है? आउटस्टैंडिंग। क्या है? आउटस्टैंडिंग। गारंटी आउटस्टैंडिंग है। अभी गारंटी अगले ने डिफॉल्ट नहीं किया कि आपको पे करनी पड़ जाए, इसलिए प्रोविजन नहीं, लायबिलिटी नहीं, बल्कि जस्ट एक कंटिंजेंसी। ठीक है, ऐसे ही सिर्फ एग्रीमेंट कर लेने से, अगर कैश पे भी कर दिया, चीजें नहीं आई हैं, तो आपकी एंट्री तो एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट हो सकती है। और अगर बिल्कुल भी कोई भी कैश भी पे नहीं किया, सिर्फ एग्रीमेंट किया है, अगले साल चीजें आनी है, तो यूजर को कैसे पता लगे? हालांकि आप चाह रहे होते हैं यूजर को पता लगे। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर्स फिक्स्ड एसेट के हों या इन्वेंट्री के, स्टॉक्स के। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है? डिस्क्लोज। ये तो मैंने आपको बताया वैसे ओवरऑल। ठीक है, लेकिन अब पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट किस चीज के डिस्क्लोजर की बातें कर रहा है। कंपनीज एक्ट क्या कह रहा है, किस चीज के बाद, यानी कंटिंजेंसीज में क्या डिस्क्लोज करने का कह रहा है। अब ये हम इससे देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। क्या कहता है? कहता है अच्छा
कहता है कंटिंजेंसी कमिटमेंट्स के अंदर इन डिस्क्राइबिंग लीगल प्रोसीडिंग्स। अच्छा, उसने सिर्फ बात इसकी की मेरे ख्याल से अब, यानी बाकी सब अकाउंटिंग आपकी वैसे ही चलनी है। कोई कंटिंजेंट एसेट है डिस्क्लोज करो, कंटिंजेंट लायबिलिटी है डिस्क्लोज करो, गारंटी है तो डिस्क्लोज करो, आउटस्टैंडिंग गारंटी है तो डिस्क्लोज करो, आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर है तो कमिटमेंट है डिस्क्लोज करो। ये आपकी अकाउंटिंग ने आपको सिखाया है। IAS 37 ने, IAS 10 में एक और रहता है डिविडेंड डिस्क्लोज लाजमी करना होता है, डिस्क्लोज करो। तो ये हमारे स्टैंडर्ड ने हमें सिखाया है। कंपनी एक्ट क्या कह रहा है? वो सिर्फ केस को पकड़ रहा है। ये लीगल केसेस के ऊपर जरा रोशनी डलवा रहा है। क्या कह रहा है? कहता है इन डिस्क्राइबिंग लीगल प्रोसीडिंग्स, अगर आपने लीगल प्रोसीडिंग्स को डिस्क्राइब करना है जरा, ठीक है, अंडर एनी कोर्ट, तो या एजेंसी या गवर्नमेंट अथॉरिटी वेदर लोकल और फॉरेन, बस कर दे यार। हाँ, क्या बताना है? किस कोर्ट में केस चल रहा है? जी हाई कोर्ट लाहौर में। अच्छा, एजेंसी अथॉरिटी उसी में आ गया, ठीक है। उसके बाद किस दिन को ये केस, किस डेट को ये केस हुआ था? जी 9 मई को हुआ था। अच्छा जी, सॉरी जी। उसके बाद प्रिंसिपल पार्टीज देयर टू, कौन कौन भाई इन्वॉल्व है? जी एक तरफ गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ जो है वो पेट्रोल पंप है, ठीक है जी। आ डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्चुअल बेसिस, क्या है जी, वजह क्या हुई जी? वो गवर्नमेंट कह रही है कि तुमने गलत पेट्रोल, महंगा पेट्रोल बेचा है, जबकि पेट्रोल पंप वाला कह रहा है नहीं 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 ऐसी कोई बात, कोई ऐसे जो केस चल रहा है बताओ, ठीक है। और अगली बात, रिलीफ क्या मांगी है आपने? मैं क्या यार साड़ी जान छुड़ा दो। ये 5 चीजें हो गई, ठीक है। यानी बाकी सब अकाउंटिंग आपकी अपनी जगह पे। कंफ्यूज नहीं करना बच्चे ना, सबसे पहली बात है कंफ्यूज करते, कहते सर ये क्या तो वो क्या, हद हो गई यार, अभी ये क्या वो क्या में आप फिर रहे हो, ठीक है। सही है, बात समझ आई? अब यहां पर हमारा जो सवाल है, इसने क्या बताया? माउंट हैं, डांटा है मैंने इसको, टेंशन ना लें आप लोग। इसमें ना इसने इस इन 5 मिनट में बताया, नेस्ले है ना, नेस्ले, कि हम वो पानी जो है निकालते थे ज़मीन से, तो हुकूमत ने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है कि ये पानी ज़मीन से निकाल रहे हैं तो हमारे मुल्क का पानी ख़त्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और ये लोग जो हैं उसके लिए हमारे मुल्क को फ़ायदा कोई नहीं दे रहे, ठीक है। तो फिर हुकूमत ने एक टैक्स लगाया, हम कोर्ट में चले गए, ठीक है। तो बस अब कोर्ट में चले गए, बस अब मिल गया अवाम को तो पानी मिलना है फिर, हैं। अच्छा, कंटिंजेंसीज में लिखा है बाय वे ऑफ डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन सुओ मोटो केस नंबर इतना, द कंपनी इज सब्जेक्ट टू अ पोटेंशियल वाटर चार्ज ऑफ 1 per liter ऑन वाटर एक्सट्रैक्शन, द कंपनी इज कंटेस्टिंग दिस डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। केस अभी जारी है, कंटिंजेंसी, ठीक है। नाम पता है पार्टीज का, मसला बताया, और क्या रिलीफ है। अभी वो रिलीफ जाहिर बात है उन्होंने लगाया, ये माफ़ी मांग रहे होंगे, एक बात। ये कंटिंजेंसीज आपने शो कर दी। उसके बाद कमिटमेंट्स में क्या मैंने कहा था, अगली चीज़ क्या है जी? अगली चीज़ क्या है जी? कमिटमेंट्स। इसके आगे लिख दूँ, आपके कहते हो तो? ऊपर वैसे लिखा हुआ है कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, लेकिन चलो ज़रा अच्छा लगेगा आप, हैं जी, आपको ज़रा अच्छा लगेगा। 9.2 गारंटीज़ हैं, कंटिंजेंसीज आ गई, 9.1 में कंटिंजेंसी आ गई समझो, ठीक है, और 9.2 में कमिटमेंट्स आ रही हैं। लेकिन वो उसने ना अलग अलग नहीं किया, 9.1 में कंटिंजेंसी आ गई, 9.2 में एक कमिटमेंट गारंटी आउटस्टैंडिंग, 9.3 में दूसरी कमिटमेंट्स, ठीक है। अब ये कमिटमेंट्स लिख रहा है, दूसरे में नहीं लिख रहा, अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन चलो। आउटस्टैंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी एलसीज आपने ओपन करवाई हुई हैं और कोई फिक्स एसेट मंगवाया हो तो ये कमिटमेंट्स आपने की हुई है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया जी? कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स का नोट, ठीक है। तो आपके कंपनीज एक्ट ने तो बात यहाँ ख़त्म कर दी थी, आगे कमिटमेंट्स और ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, पेज नंबर। लेकिन अहम बात क्या है, सिर्फ न सिर्फ इसमें सिर्फ पेज नंबर से गुजारा नहीं चलेगा। वैसे कौन सा पेज है वैसे बता दो तुम? 614 नोट नंबर। अच्छा, एक तो ये आपने देखा, लेकिन ना बच्चों इससे भी पहले, इससे भी अहम, उतना ही रह गया, इससे भी अहम आपको आज दिखाना है बैलेंस शीट का फेस। वो देखो किस सफ़े पे है, फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यहीं पे ऊपर जाकर होगा। 608 नंबर सफ़े पे आए,
608 नंबर सफ़े पे तशरीफ़ की टोकरियां लाएं। अच्छा, 608 नंबर सफ़े के ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे, ये इसी तरफ ही आता है। अब ये ना कहना सर एसेट भी तो हो सकता है डिस्क्लोजर, बस आगे कोई फिगर तो है नहीं, ये चेक करो। आज पहली बार आपने देखा, इसमें कभी भी कुछ नहीं आ सकता, नेवर। कंटिंजेंट एसेट रिकॉर्ड नहीं होता, डिस्क्लोज होता है। बस ये बता दिया भाई कंटिंजेंसी नंबर 9 में लिखी हुई है, जाओ, ठीक है, तो सही है ना। और अगर कोई रिकॉर्ड होने वाली चीजें प्रोविजन है तो वो तो निकल गया यहां से, वो तो रिकॉर्ड होगा, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, तो सही है ना। तो ये इस तरह से, तो एक आपने सबसे पहले पेज नंबर 608 पर बैलेंस शीट का फेस देखा, ठीक है। पागल हो गया, पागल हो गया, आप ही पागल हो गए जी। जवाब दे गया, मतलब मेरा जवाब है, और चला भी जालिम शुरू में गया। हाय मेरे यार सोने यार रब्बा। चलो भाई फिर बिस्मिल्लाह करके हैं जी, ये तो नज़दीक ही मिल जाना है सफ़र, ये ठीक है। उसके बाद चल बुलिया, चल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे, चलिए ये लें जी। तो हमने सबसे पहले तो फेस देखा, फेस ने हमें देखा, उसके बाद हम नोट नंबर 9 भी देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो फेस को देख लिया हमने, उसके बाद नोट नंबर 9 ये पड़ा, ठीक है। तो नोट नंबर 9 में हम आ गए। तो ये जनाब नोट नंबर 9 कौन से सफ़े पे है? 614 लिख लिया आपने। अच्छा, अब इसके साथ ना एक दिखाना ज़रा बुक, बैल पास पेपर एक देखना, फिर मैं आगे जाऊँगा, फिर मैं तंग होना है। ये है जनाब आपका हाईटेक लिमिटेड, हाईटेक लिमिटेड पास पेपर 8, ये साथ लिख लो, जाहिर है ये करना है, बाकी सवाल आपने करना है। इसके अंदर एंड पे कंटिजेंसीज का नोट मैंने आपको बनवाना है, ओके, ठीक है। तो इसके साथ लिखा मैंने पास पेपर 8 पेज नंबर, कुत्ते वाला फेस तो सफाई नहीं दसिया तुसी कि दसा था आपने? 608 दसा था, मैंने नहीं लिखा था। चल, और ये पास पेपर का क्या नंबर है? पास पेपर 8, जान दे उस्ताद, 685 पास पेपर 8, ठीक है बच्चों। तो वहां पे जाके प्रॉपरली हम बना भी लेते हैं। तो इसलिए ना आप इसको रहने दो, इसको छोड़ो बस, ठीक है। ठीक है यार, क्या है, ठीक है हम बना लेंगे बस, ठीक है, इसको छोड़ो बस, मिट्टी पाओ। ठीक है, लो जी, अगले तो हमने पहले ही पढ़े हुए हैं। अब मैं तो कहता हूं चलो खैर, फिलहाल मेरे कहने से क्या होता है, फिलहाल छोड़ें ज़रा, बल्कि ज़रा आ जाएँ, थोड़ा सा पास पेपर्स को अब देख लेते हैं। कोई 1-2 पास पेपर आपके होमवर्क में आज चले जाए ना, तो जनरल डिस्क्लोजर्स करते हैं 2 बजे तक, नहीं तो चलो 1:45 तक तो पढ़ो ना, 15-20 मिनट तो चलो, 15-20 मिनट आपको माफ़ी मिलेगी, 15-20 मिनट। गया तो मीटिंग में ही था ना, है नहीं, कहीं गया तो नहीं था घूमने फिरने। ऐसे देख रहे हो जैसे कोई मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। यार वो कर लो ना यार, मैसेज करके उनको कहा, मैंने तो मजाक किया था, इनको चाय तो पिला देनी थी यार, पिला लो यार। ढाई कैसे, ढाई कर लो, बिस्किट साथ खा लो, हैं ढाई कर लो। हाँ यार, मैंने 6 बजे जाना है, मेरी जूम मीटिंग भी है आज। सुबह 7 बजे आया सी, इसलिए बस ठीक है, जितना पढ़ना है वो तो पढ़ो ना यार। ये इतना सी लो चल रहा है, ये कल ही पहुंचेगा। पास पेपर्स देखने थे मैंने। अच्छा मेरे बच्चों, आपस की बात है, कह रहा है प्रिपेयर CL's स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 30 जून 24 अलॉन्ग विद रेलेवेंट नोट्स शोइंग पॉसिबल डिस्क्लोजर्स। इसको ज़रा वैसे ही मैं देखना चाह रहा हूँ, एंड से पढ़ना शुरू किया। कहता है ट्रेड अदर पेबल्स में अनक्लेम डिविडेंड पड़ा है, क्या करेंगे इसका?
यानी इधर पड़ा हुआ सही नहीं पड़ा हुआ, कटेंगे वहां से और फेस पे शो करेंगे। क्यों? कंपनीज एक्ट ने कहा था फेस पे शो करें, उलट चल रहे हैं। सीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया इशुएंस ऑफ बोनस 28 अगस्त को अप्रूव किया है। हम 30 जून वाले साल में हैं तो डिस्क्लोजर लाजमी है। ये मैंने अभी पढ़ाना है थोड़ी देर में, ठीक है, अभी जाना है उधर। बल्कि देखते हैं, IAS 10 का डिस्क्लोजर है वैसे ही, देखते हैं, इसलिए कह दिया है कि मैंने वो जनरल डिस्क्लोजर भी पढ़ाने हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ही अभी हैं यहाँ पर जो आएंगी। ऑथराइज शेयर कैपिटल, हाँ जी, क्या करेंगे? जस्ट फेस पे डिस्क्लोज। टेम्परेरी डिफरेंस हैव डिक्रीज्ड बाय 80 मिलियन, जैसा सवाल भी वो किया था हमने, वो BSZ वाला, ठीक है। लेकिन बनाना क्या है? सिर्फ बैलेंस शीट। तो ये तो BSZ का भाई लग रहा है। कंपैरेटिव फिगर और नोट्स मत बनाओ, BSZ का भाई लग रहा है ना। वाह वाह, सुभान अल्लाह। On 30 June, a machine originally purchased was auctioned to beta trader. Full amount was erroneously credited to sales. गलती भी है साथ। टाइम ऑफ डिस्पोजल कैरिंग अमाउंट मशीन की इतनी थी, डिस्पोजल का नोट देना पड़ेगा। लेकिन उसने गलती किया, वो गलती को भी सही करना है और डिटेल और डिस्पोजल का नोट भी बना लेना है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये आपके होमवर्क में जा रहा है। On 1 February, CL acquired 6 million shares of Alpha representing, oh no, ये अभी करवाया नहीं है। IAS 28 इक्विटी मेथड बिल्कुल आपने किया हुआ है, कंसोलिडेशन में किया हुआ है ना। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब आपको बताया था कि 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास, अगर आपने शेयर 30% से ऊपर खरीदे हैं तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, कॉस्ट, FVTPL या FVTOCI, और तीसरा होता है ओ नो। एकदम से मेरा वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए हैं जी। तो इक्विटी मेथड, तो ये बस आजकल में थोड़ा सा टाइम मिलने की देर है, ये बस ऑन इट्स वर्ज है, आया हुआ है, मौजूद है, बस रह गया था। तो खैर चलो, अब 2 रह गए हैं, वो भी कर ही लेते हैं, एडजस्टमेंट्स को देख लेते हैं, ठीक है। सवाल जैसे ही मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट करवाना है, आधे घंटे का कॉन्सेप्ट है टोटल, ठीक है। तो ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा एकदम से, ठीक है, एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा ये वाला आपका होमवर्क। क्योंकि उससे ऊपर वाले पॉइंट में देखो, कहता है इन नवंबर CL इनिशिएटेड अ पायलट प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट जिसको पायलट चला रहा था, इन्वॉल्विंग परचेज ऑफ गावा। और वाह वाह, ये 41 आ गया। क्लासिफाइंग दैम एज बायोलॉजिकल एसेट एट इनिशियल कॉस्ट ऑफ 81, फीडिंग कॉस्ट इतने और अदर फार्म रिलेटेड इतने, वर्क कैपिटलाइज इन कॉस्ट। अरे बाबा क्या कर रहे हो भाई? भैंसों गायों को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे रखते हैं और बाकी सारी चीजें इन्वेंट्री वगैरह खर्च हो गया तो एक्सपेंस होना चाहिए। तुमने सारा ही पकड़ के गाय की कॉस्ट, चारे की कॉस्ट, पता नहीं क्या क्या कॉस्ट ऐड करके गलती करते हो। सही कर लेंगे, हम सेट कर लेंगे। फेयर वैल्यू कॉस्ट की बताई हुई है। और आपका IAS 21 भी आ गया यार। अखीर सवाल था वैसे, जिस बार इसने दिया था ना, ये उसी बार था जिस बार में बच्चों ने कहा था नहीं आंदा बड़ा सवाल। ये पागल हैं जो क्लास में कराते हैं, BSZ वाला सवाल, पागल है फिग्स वाला सवाल, क्लिफ्टन वाला सवाल, एक और शाहीन वाला सवाल, अब अभी बनाना वाला सवाल आपने करना है, ये हाईटेक ये जो करना है, ये पागल है, बड़े बड़े सवाल कराते हैं, मिंट लेमोनेड, पागल है ये। हाँ ना, होता कोई, ये टाइम जाया करते हैं यार, ये लोग टाइम जाया करते हैं, इनको पागल है, ये ज्यादा पढ़ाते हैं, हम थोड़ा पढ़ेंगे। उस अटैम्प्ट में इनको मार पड़ गई। अब 3 अटैम्प्ट से ऐसे बच्चे बच रहे थे, इसमें मार पड़ गई, नहीं बढ़ने देनी आप मार। एडवांस सप्लायर रिप्रेजेंट करता है एडवांस पेड फॉर मशीन, IAS 21, ठीक है। उसके बाद ये सवाल इंशाल्लाह देखो, पहला काउंट लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी हैज रजिस्टर्ड ऑफिस, नोट नंबर 1 कितनी बार लिखवाया? ये यहां से लेकर ये यहां तक एक नोट है, ठीक है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ना आगे, यही मैं आप पढ़ाने लगा हूं, CL ऑपरेट्स अ मैन्युफैक्चरिंग, नहीं यहां तक नहीं, यहां तक। अच्छा, प्लांट की कैपेसिटी इतनी है जो कि इस वक्त इतनी यूटिलाइज है, ये एक और नोट है। जनरल डिस्क्लोजर्स में ये बात लिखी गई है कि अगर आपका प्लांट है, लेट्स से आपका प्लांट है, आप नेस्ले के फाइनेंशियल देख रहे थे ना, लेट्स से आपका प्लांट है, वो प्रोसेस करता है, सालाना कैपेसिटी रखता है 5 लाख लीटर को प्रोसेस करने की, लेकिन आपने दौरान साल सिर्फ 3 लाख लीटर प्रोसेस किए हैं। तो एक तो ये बताओ टोटल कैपेसिटी कितनी है, एक ये बताओ प्रोसेस किया कितना, और वजह बताओ शॉर्टफॉल की। और जी सीजनल है काम, कभी दूध बढ़ जाता है, कभी कम, जो चलता रहता है, ये कोई मसला है। ये भी एक डिस्क्लोजर है। तो ये 2 डिस्क्लोजर ये हो गए जब आप करोगे, ठीक है। फिर उसने क्या कहा है कि रेलेवेंट नोट्स बनाओ शोइंग डिस्क्लोजर्स एज रिक्वायर्ड IFRS, ठीक है। तो उसके बाद एक ये नोट में आना है, नोट नंबर 3, तो ये भी है। और उसके बाद
और कोई नोट ऐसा सामने है नहीं, बाकी तो फेस के ऊपर ही डिस्क्लोज हो जाने, ठीक है ना। तो बहरहाल ये सवाल इंशाल्लाह ये मंजिल है आपकी जिस पे आप खुद ही पहुंचेंगे। सिर्फ वो एक चीज इस टॉपिक से रिलेटेड, ये तो आज जो मैंने खत्म कर देना है, जनरल डिस्क्लोजर पढ़ाने कहानी खत्म हो जानी है। ये सवाल आप करने के बिल्कुल लायक होते, एक वो एडजस्टमेंट है जो जिस वजह से 2 सवाल पहले भी रुके हुए हैं IFRS 9 के अंदर। 2 सवालों में एक एक पार्ट किया था, एक एक पार्ट रहता है। आपको याद हो के ना याद हो, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कराना है, ठीक है। तो एक भी हो गया तो बाकी सब ऐसे 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 होते चले जाएंगे आपके। है बहुत इंपॉर्टेंट, बस टाइम नहीं लगा। तो इसको हम होमवर्क करेंगे फिर कभी, लेकिन करना है, ओके। जिस दिन मैंने ये कॉन्सेप्ट कराना है ना आपको कि आपने शेयर्स खरीदे हैं किसी को और कंपनी के जो कि 50% से कम है लेकिन 20 से ज्यादा है, तो आपके पास सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 ऑप्शन है। उस दिन खुद याद करना कि सर ये हमने होमवर्क में करना है। दिल जीत लेना मेरा ये बात करके उस दिन। ये होमवर्क ये डन हो गया, ये भी डन है इंशाल्लाह। बस वो कॉन्सेप्ट एक रहता है यार, ये आप देख लो, चेक करो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। एक अकाउंटेंट ऑफ सतपारा लिमिटेड जो है लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन फ्यू डायरेक्टर से बिल्डिंग हाउसेज के लिए इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड पार्टी यार मुझे तो लग रहा है ये भी कल हो गया, वही 6 नंबर का, और कह रहा है नोट बना दो। भाई फिगर नहीं है, यू मे अज्यूम नेसेसिटी डिटेल इन नंबर, अपनी मर्जी नाल 500 1000 1500 कर लो। लो अब ये सवाल है, तो ये वाले छोड़ के गए कि लंबे सवाल आते हैं तो ये वाले आएंगे, और ये वाले छोड़ के गए तो ये वाले आएंगे, ठीक है। आप उधर से आना शुरू कर दें, आप चालू रखें यार, टाइम नहीं मेरे पास, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है जी, आज का होमवर्क। नेक्स्ट, अहमद इज अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट। देखो भाई ये भी आपका होमवर्क है, लेकिन एक बात सुनो ध्यान से। आप लोगों को मैंने फिक्स एसेट के 4 डिस्क्लोजर्स पढ़ाए थे ना। पहला कौन सा था भला? पहला कौन सा था? पहला आगे पीछे हो जाता है। 4 सेल वैल्यू बताओ। दूसरा, पॉज करो यार, मेरा दिमाग नहीं। अच्छा जी, अब सुने, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि 4 डिस्क्लोजर हमने पढ़े हैं। नंबर 1 क्या था? सुनते जगह से दिमाग आ गया। नंबर 1 क्या था? लीज होल्ड फ्री होल्ड को अलग करो। नंबर 2, 4 सेल वैल्यू इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन बताओ। नंबर 3, आपके पैसों, कंपनी के पैसों से कोई जगह खरीदी, कब्जे में नहीं है, इस्तेमाल में, मतलब कब्जे में नहीं है या कब्जे में है, नाम में नहीं है, दोनों नहीं है, तो फैक्ट बताओ, वजह बताओ, किस वजह से कि नहीं है, जिसके नाम है उसका बताओ, ठीक है। और चौथी बात थी, अगर सारे डिस्पोजल्स टोटल जो है उनकी बुक वैल्यू 5 मिलियन से ज़्यादा हो। अच्छा मज़े की बात है, जो अभी हम सवाल देख रहे थे जो मुझे रोकना पड़ गया एक एडजस्टमेंट की वजह से, उसमें एक ही डिस्पोजल की बुक वैल्यू 5 मिलियन से ज़्यादा थी, इसलिए इसको डिस्क्लोज करना है, ठीक है ना, टेंशन नहीं। ऐसा खैर, जब सारे डिस्पोजल्स की बुक वैल्यू 5 मिलियन से ज़्यादा हो तो हर उस डिस्पोजल इंडिविजुअल जिसकी बुक वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा, उसके बारे में कुछ बातें बतानी। ये 4 बातें हो गई ना। अब आगे 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं 2-3 बातें और भी हैं, लेकिन वो अलग से जनरल डिस्क्लोजर में लिखी हूँ जो आप पढ़ाने लगा हूँ, जिनमें एक ये भी थी। क्या ये पीपीई से मुतालिक, फिक्स एसेट से मुतालिक नहीं थी कि आपके प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, आपकी प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, और इस साल में कितना चलाया और कितना नहीं चलाया, वो वजह क्या है। 3 बातें, ठीक है। तो इस तरफ आप जा रहे हैं। बहरहाल वो भी जब पढ़ लेंगे ना आज वाले, तो 6 नंबर के अंदर थोड़ी सी जाती है। आप तो सिर्फ 4 लिखते, लेकिन जनरल डिस्क्लोजर वाले 2-3 पॉइंट भी हैं, तो 5-6 पॉइंट्स इसमें लिखने हैं। तो लिखवा भी रहा है जालिम, कभी नोट बना के सही गलती करा लेता है, कभी डेटा दे के नोट बनवा लेता है, कभी कहता है मुझे अज्यूम करके नोट बना दो, कभी कहता है मुझे अंग्रेजी में लिख दो। कहीं से बच ना जाए बच्चा। फिर बच्चा कहे चलो डिस्क्लोजर्स को याद कर लो, बड़ा सवाल छोड़ो, तो कहता है सिलेक्टिव स्टडी नहीं करने देता है। तो जितना करवाया जा रहा है वो करना है। ये 2 होमवर्क में हो गए, ये तीसरा आप कर चुके हैं मेरी तरफ से। ओके, कोई मसला होगा तो आप पूछेंगे, ठीक है यार। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन बिकॉज इट इज वेरी टफ। हाय हाय हाय, ये कल देना, आज क्लिफ्टन करा लिया तो मैं आज ये दे देता। हाय 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 हाय। तो लिख लो, ट्राई करना। कल ये डिस्कस नहीं करूंगा मैं, पहले एडवांस बता रहा हूं, ये डिस्कस नहीं करूंगा, बल्कि कल मैं करूंगा क्लिफ्टन वाला सवाल सॉल्व। फिर उसके बाद कोई कमी बेशी
महसूसमेंट होगी आपको, जाहिर सी बात है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, मसले मसाइल हैं। प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद IFRS और नोट्स वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। ये सादा वाला सवाल है, जैसे मैंने कल कराना है, ठीक है, कोई नोट छोट नहीं चाहिए। तो चले, वापसी का सफ़र जारी है। 12वां हम कर चुके हैं, 11वां हम कर चुके हैं, 10वां माशाल्लाह से अब हम कर चुके हैं, मैंने डिस्कस कर दिया है। ये 10वां मेरे दोस्त, लेट आने वाले दोस्त, ये हमने डिस्कशन की है, ठीक है, वारंटी की। ओके, उसके बाद 9th ही तो करना है, 9th ही है ना, क्लिफ्टन। तो ये सफ़र जारी और सारी है। हाईटेक, इसके अंदर मैं आपको, उसने सिर्फ कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स का जो नोट मांगा है वो मैं बनवाऊंगा सिर्फ इन 2 पॉइंट्स में, आई थिंक है, तीसरा कोई पॉइंट भी नहीं है। उसके अलावा फिर आपको ये सवाल तब होमवर्क में दूंगा, अभी नहीं। अभी IAS 10 मैंने आपको डिविडेंड वाली बात बताई हुई है, पर फिर भी वहां से पढ़ानी है। फिर आपको असली वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक दफ़ा वो डिस्क्लोजर बना हुआ दिखाना है, उसके बाद फिर यहाँ पे आके उसको बना भी लेंगे। ये आउटस्टैंडिंग परचेज है, कस्टमर ने क्लेम किया हुआ है, कंटिंजेंसीज कमिटमेंट का नोट यहाँ बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो यार ये तो खत्म भी हो गया यार, सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ये आपको होमवर्क में करवाऊंगा। और ये एक हैवी सा सवाल एक रहता है, शाहीन, ये शाहीन है जिसकी परवाज से पूरा पास पेपर जलते हैं ये वो शाहीन है, ठीक है, लेकिन बहुत आसान है, मुश्किल कोई नहीं, बस चीज़ें ज़रा ज़्यादा हैं। तो क्लिफ्टन और शाहीन ये 2 मैंने करवाने हैं, बाकी मैंने करवाने हैं बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है। ला यासिर इंडस्ट्रीज देख लेंगे, ये भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। ये वाला सवाल बनाना लिमिटेड, ये वाला सवाल असल में तो ये होमवर्क में देना चाहिए, शायद होमवर्क चेंज कर दूं। इधर देखो, ट्रेड एंड पेबल्स इंक्लूड BL, PL, BLPL और BLPL नजर आ रहा है, एक सवाल किया था। बैडेड 35 मिलियन के हैं, ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 80 मिलियन शेयर्स, बोनस हैं, ओए होए होए, गारंटीज इशूड बाय, अब तो वही पता लग गया, ड्यूरिंग द ईयर अनाउंस, ये अभी पढ़ा दूंगा। लो जी, डिसीजन हो गया है, थोड़ा सा टफ है अभी तो, चूंकि मैं वो दे चुका हूं होमवर्क, बल्कि वो ना करो, 13वां अभी ना करो, 13वां क्लिफ्टन के बाद ही बनता है, ठीक है, इसको ट्राई करो। होमवर्क चेंज, 13वां इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो कल होमवर्क होगा। अब इसके अंदर ना आपको सिर्फ एक नोट की थोड़ी सी शायद समझ ना आए, काम तो चला ही लेंगे, और वो ये डिविडेंड का डिस्क्लोजर। ज़बानी कई बार कह चुका हूं, डिविडेंड जिस साल का होता है फाइनल, उस साल में कभी भी पे नहीं होता। असल में उसकी मसला है ना, उसकी अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट के साथ लाइबिलिटी आती है, इसलिए जब अनाउंस होगा तब लाइबिलिटी, लेकिन डिस्क्लोजर मस्ट है, डिस्क्लोजर मस्ट है डिविडेंड का। तो ये बस अभी पढ़ाना है इंशाल्लाह। उम्मीद तो बड़ी थी लेकिन नहीं जा सकते, कल ही जाएंगे, अब तो जा रहे हैं उस तरफ, बाकी जनरल डिस्क्लोजर की तरफ, ठीक है। तो जनरल डिस्क्लोजर में ये आ जाएगा, कंटिंजेंसीज कमिटमेंट में ये अभी पढ़ा दिया आपको, और ये दोनों बाकी जो नोट्स बनते नजर आ रहे हैं 2 या 3, ये ऑलरेडी आप सवालों में कर चुके हैं। ये हमने रिसीवेबल वाला नोट बनाया था, ये हमने ऑथराइज डिस्क्लोज किया था, ये शेयर कैपिटल वाला नोट बनाया था, ये सवाल हुआ पड़ा है, ठीक है, बस ये थोड़ा सा रह गया। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह, ये ट्राई करना है आपने, ओके। तो आए ज़रा तशरीफ़ की टोकरियाँ लेकर, आप सारे बच्चे आए ज़रा, डिस्क्लोजर हमारे रहते हैं। भाई काम इसमें है छोटे छोटे करके बहुत सारे, ये ना समझिएगा, ठीक है। वैसे तो 2 दिन फुल फ्लैज अभी मेरे माजरत के साथ इस वजह से लगने हैं कि जिस दिन क्लिफ्टन जाना है या जिस दिन शाहीन ने उड़ना है, हमारे होश 2 घंटे ठिकाने नहीं आने। लेकिन सवाल मुश्किल नहीं है, बस लेंथी है। उसके बाद फिर ये 2 सवाल तो 2 लेक्चर तो सीधे सीधे इधर चले गए, ठीक है ना, तो बात की फिर बाद में देखेंगे। चलें जी, ये सवालात मेरे सामने हैं, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात तवज्जो फरमाएं। यार किधर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस्ताद, सफ़ा नंबर ही बता देता है बंदा। हाँ, मेहरबानी है आपकी। अच्छा जी, अब देखो भाई, इधर देख लो भाई, एक बार देख लो भाई, फिर ना कहना बताया नहीं, फिर ना कहना बताया नहीं। बैलेंस शीट के नोट्स, सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिर लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, फिर करंट एसेट्स। रिसीवेबल में ज़्यादा लड़ाई थी, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ी सी बात से, ये किसकी थी, वो जो HR पॉलिसी वाला, ऐसे HR पॉलिसी वाला है 1 मिलियन से ऊपर वाला। फिर उसके बाद शेयर कैपिटल बन गया,
फिर नॉन करंट लायबिलिटी ज़बानी, करंट लायबिलिटीज़ में सिर्फ इतनी सी बात रखी याद कि पेएबल टू प्रोविडेंट फंड और डिपॉजिट्स अलग रखने हैं, और शॉर्ट टर्म लोन और बैंकों वाले और जो है वो दूसरे रिश्तेदारों वाले अलग रखने हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड बता देना, सिक्योरिटी डिपॉजिट ये अभी वसीम भाई वाली एग्जाम्पल। उसके बाद कंटिजेंसी एंड कमिटमेंट और कहानी खत्म। फिर इनकम स्टेटमेंट के अरे वो तो वही 5 थे, वो 5 डिस्क्लोजर्स हैं, और फिर यहाँ पे भी कहानी खत्म। अब रह क्या गया, कंपनीज एक्ट तो खत्म हो गया, अब सिर्फ जनरल डिस्क्लोजर्स रह गए, जो टोटल मिला के आपके पूरे एक सफ़े पे भी नहीं आएंगे, कम पे आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप एक सफ़े पे जनरल डिस्क्लोजर्स कर ले। चले मेरी तरफ से आपको इजाज़त, एक फ्रंट सफ़ा जनरल डिस्क्लोजर, मतलब आप तो चले ना यूं पीएनएल के आपने एक सफ़े पे बना लिए, दूसरे पे शुरू किया आपने बैलेंस शीट, ठीक है, खत्म ना हुआ, तीसरे पे आ गया, और चौथे पे जनरल डिस्क्लोजर, कहानी खत्म, डिस्क्लोजर खत्म, छुट्टी तेरी मेरी कुट्टी। तो अच्छा, अब तरतीब में थोड़ी सी आगे पीछे रखूंगा अपनी मर्जी से, ठीक है। बल्कि तरतीब आगे पीछे क्या रखें, आ जाए इधर, ले जी पेज नंबर 584 पे तशरीफ लाएं। असल में हेडिंग यहां पे आ गई है, जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फिर आ गई ये बातें, 4th है 5th है, छोड़ो ये कहानियों को, ये जरा इधर आओ, पॉइंट डी मैंने ये पढ़ाना है, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड कहता है कुछ जनरल इंफॉर्मेशन दो जी। क्या जनरल इंफॉर्मेशन दें भाई साहब आपको? कहता है सबसे पहले, ये जो मैंने पढ़ा दिया पहले मैं वो पढ़ाता हूं क्या, कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट, कितनी कैपेसिटी का आपने यूनिट लगा रखा है जी। अच्छा, और एक्चुअल प्रोडक्शन, इस साल में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, और अगर शॉर्टफॉल है तो क्यों कम किए हैं, वजह बताओ, ठीक है। अब इस नोट को जरा देख लेते हैं फटाफट। अब ये एक ऐसा नोट है जो आपका किसी बैलेंस शीट आइटम के साथ मैच नहीं कर सकता। अभी तक जितने आपने नोट्स देखे थे वो क्या होते थे, एडवांस नजर आ रहे बैलेंस शीट में, एडवांस की डिटेल, फिक्स एसेट डिस्पोजल हुआ है उसकी डिटेल। अब ये क्या है, कहता है इंडस्ट्री की कैपेसिटी टोटल कितनी है, मतलब आपकी फैक्ट्री की टोटल कैपेसिटी कितनी है, कितनी प्रोडक्शन की है, और कितना शॉर्टफॉल है, रीजन बताओ। अब ये कहां पे अटैच करें, वैसे जबरदस्ती करके इसको भी पीपीई के सब नोट में डाल सकते हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने ये नहीं लिखा कि फलां जगह पे डिस्क्लोज करो, कहीं भी कर सकते हो, लेकिन मैंने अलग से कर दिया, इसका नाम रखा कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ठीक है। अब देखो, कहता है जी शेखुपुरा फैक्ट्री है, कैपेसिटी है इसकी, सिर्फ 1 साल देख लो ना फिलहाल, जरा देखो वो पास पेपर 2 में कंपैरेटिव भी बनाना है, नहीं तो बस 1 साल देखो ना, फिर उसी की तैयारी है, उसी की तैयारी। अब इधर देखो, कहता है जी कि कैपेसिटी तो है हमारी 1,12,38,000 लीटर्स इन 1000 12,38,483,000 लीटर्स कैपेसिटी थी, लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ 685,986 की। क्यों? कुछ नहीं, इन लाइन है विद सीजनल इंपैक्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड डिमांड, कोई ऐसी बात नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ दही भी बना सकते थे, केजीज इन थाउजेंड्स, इतनी कैपेसिटी रखते थे, 44 आई, कोई मसला नहीं है, सीजनल इंपैक्ट नॉर्मल है, यानी क्या है, रीजन कोई नहीं है। तो क्या बताया हमने कि कैपेसिटी कितनी है, प्रोडक्शन एक्चुअल कितनी की है, और शॉर्टफॉल का रीजन क्या है, यही 3 चीजें इसने पूछी थी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आकर लिखा। अब जनरल इंफॉर्मेशन वाला पेज का नंबर क्या है बेटा, बताना जरा, पेज 580, बुलेट नंबर। अब बुलेट कितना है, 1 2 3, कौन से नंबर पे है बुलेट, जो बुलेट्स चल रहे हैं यार मैं खुद ही देख लेता हूँ, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है, बस ये 5 चीजें हैं, बल्कि एक छठी चीज है और 2-4 छोटी छोटी और चीजें हैं। जनरल डिस्क्लोजर, ये जनरल डिस्क्लोजर, बस, ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो कहां थे हम, हाँ, नंबर 3 हमने पढ़ लिया, ओके। इधर देखो जी, पेज 584 पे बुलेट नंबर 3, पॉइंट नंबर तो है ना, पॉइंट तो डी चल रहा है ना, बस छोड़ो, बस इस समय के ऊपर यही पॉइंट, यही बुलेट्स बना दिए हमने, ठीक है। अब इसके साथ ही आप रेफर कर रहे हो अपना पास पेपर होमवर्क वाला, हाँ पास पेपर तो 2 है, पेज नंबर बताओ ना,
भाई लिख जरूर रहे हैं, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़नी दोबारा ऐसे करने की। आपने एकदम सिर्फ अपने सफ़े के ऊपर देखना है, इंडस्ट्रियल यूनिट आपके दिमाग के अंदर बनाना वाला भी बना हुआ आ जाना है, ये देखा हुआ भी आ जाना है, और याद तो आपको वैसे होना है। ये चीज़ों को कंसाइज करो बेटा, तो खुद देख लो। अब 100वां लेक्चर है, कितना ज़्यादा सिलेबस है FAR2 का। मुश्किल तो कुछ ना निकला, आप अकाउंटिंग तो सारी पढ़ी हुई थी, बस आपको गाइड करता हूँ पूरा सेशन में, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब आपने चीज़ों को इस तरह से समेटना है, जैसे ये देखो सिमटा है, जैसे IFRS 16 में भी समेटा ही गया था। सर ये वो सारे सवाल मैंने याद करने हैं, पागल है क्या? समरीज याद होनी चाहिए, और हर दफा सवाल करते हुए मसला आना है। मैं एडवांस बता रहा हूं, पिछली बार कोई और था, अगली बार को नया होगा, कोई मसला नहीं है, पर्चे में उससे भी नया होगा, मैटर नहीं करता। 90% से ऊपर सवाल आपका सही होगा। समरीज पक्की होनी चाहिए, लेकिन जो रिवीजन प्लान वाले सवाल हैं वो लाजमी करने हैं, पर सवालों करने से पहले एक बार रिवीजन करनी है समरीज की, जैसे IFRS 16 है, ठीक है। उसके बाद सवाल करना है स्पीड और स्पीड। गलती होगी इंशाल्लाह, जरूर होगी, इंसान है ना। और अगर नहीं हो रही तो मतलब आपने सवाल याद कर लिया, ये बहुत खतरनाक बात है। सवाल नहीं याद करने हैं, कॉन्सेप्ट याद करने हैं। UGRV का क्या ट्रीटमेंट, GRV का क्या ट्रीटमेंट, हर बार सवाल दिमाग के अंदर रिवाइज हो, कॉन्सेप्ट सवाल में अप्लाई हो, हर बार गलती होगी। मैं आपको अपनी मिसाल बताता हूं, नालायक सा बंदा हूं, तो अपनी बात कर रहा हूं कि किसी क्या बात करनी। फाइनल के अंदर कंसल्टेशन में हमारे उस्ताद हमें सवाल कराते थे, कंसल्टेशन फाइनल की फुल वाली, बड़ी वाली होती है जो फुल फ्लेज वाली, ठीक है, आप वाली नहीं, बड़ी वाली कंसल्टेशन। पूरा सवाल कर लिया, बैलेंस शीट टैली कर दी उस्ताद जी ने, वहां से हमने लेके सवाल वो लिख के बड़ा प्यारा प्यारा नोट करके आपकी तरह मैं घर आ जाता था। उसके बाद मैं उस सफ़े को लपेट के साइड पे रख देता था, फाइल में लगा देता था, पंच करके अलग सफ़े पे लिखता था मैं, अलग इस तरह से मेरे नोट्स इस तरह से होते थे, अलग सफ़ा हर एक। ये जो नहीं होता, ये वो प्रिंटर वाला रीम उसके ऊपर, तो जनाब वो मैंने लगा देना फाइल में साइड। अब एक बार सवाल किया, बैलेंस शीट कहाँ टैली होती है जिंदगी में, कभी एक बार हुई मेरी पूरे पर्चों के अंदर, एक बार जिंदगी में, ठीक है। घर पे भी प्रैक्टिस करते हुए पहली बार में कभी नहीं हुई थी, तो इससे क्या होता है, मैं पास हो गया हूं ना, क्योंकि स्पीड रखनी पड़ती है। कभी भी ऐसा नहीं किया था कि सुकून से बैठ के 4 घंटे में कर लें एक सवाल, कैसे नहीं बैलेंस होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली भी आप जब असल में फाइनेंशियल अकाउंट्स में आ रहे थे, कोई एडजस्टमेंट करते हैं तो एक एडजस्टमेंट पर 4 घंटे भी लगा देते हैं। विलिंग का कहाँ मसला हो गया यार, तो टाइम होता है खुला, पेपर में ऐसा नहीं हो सकता। एक बार सवाल किया, गलत आ गया, देखा जाके क्या गलती हुई, अच्छा ये गलती हुई, चलो फिर बंद कर दिया, फिर आगे चल पड़े। अगली बार जब सवाल किया तो वो गलती वो नहीं हुई क्योंकि दिमाग में थी जब अगली बार किया, और जब सवाल किया बैलेंस शीट फिर टैली नहीं, हुण की होया, जाके देखा वो सही था, कोई नवा कट्टा खुल गया था। तो ये तो होता रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब ये नोट है, आपने पेज नंबर कौन सा 5 है, हुए 670 पास पेपर 2 का, श्योर। चले अब देखें जरा, मैं देख लूं अगर शायद वो ओपन हो, मुझे लगता नहीं ओपन है ना। यार वो तो नहीं ओपन, चलो आप खुद देख लो, देखो जरा क्या लिखा हुआ है, देखो जरा क्या लिखा हुआ है। पास पेपर 2 के अंदर जो मैंने कहा आपका नोट अब बन गया, आपको बनाना आ गया है, तो ये नोट क्या है। तो अब नोट्स के अंदर जैसे जैसे मैंने नोट 1 लिखा था, लीगल स्टेटस एंड नेचर, नोट 2 फिर आगे काम शुरू हो गया था, ऐसे ही नोट जहां पे नंबर पहुंचा होगा एडजस्टमेंट करते करते, जो नंबर नोट 5 इंडस्ट्रियल कैपेसिटी वाला नोट, ठीक है। ये नोट आपने ऐसे बनाना है, बनाया, सामने देख लिया कैपेसिटी और प्रोडक्शन, और उसके बाद आप सवाल में गए, सवाल देख लें कौन से सफे पे था। अच्छा जी, जा रहा हूं बेटा, जा रहा हूं, 3 सफ़े खोलने पड़ते हैं अब आप लोगों के लिए, क्या करूं मैं, आप लोग पढ़ते नहीं हैं। कल बच्चे सवाल ही नहीं करके आए हैं, जो नहीं करके आए वल्लाह उनसे पूछे। तो पास पेपर 2 आज लाजमी करना है अब आपने, ठीक है। उसमें ये देखो, वो एक आधा गलत होना भी है क्योंकि मैंने वो डिविडेंड का नोट नहीं ना अभी वो डिस्क्लोजर पढ़ाया आपको। अब ये देखो, अब ये देखो डेटा सवाल में गिवन है, कैसे आएगा, लाइव देखते हैं कैसे आएगा। यूं आएगा, ड्यूरिंग द ईयर BL प्रोड्यूस 3 मिलियन टन्स ऑफ यूरिया ऑपरेटिंग एट इतने कैपेसिटी और शॉर्टफॉल वाज ड्यू टू। अब देखो उसने फनकारी क्या लगाई है, उसने प्रोडक्शन दे दी है 3 और कैपेसिटी कितनी है ये उसने नहीं बताया। तो भाई 3 अगर 75 है तो 100 कर लोगे ना, और नीचे रीजन लिखोगे। अभी तो देख के आ रहे हो कैसे नोट बनता है, ये नोट है, ये कहा था ये नोट बनेगा, तो ये एक नोट बन जाएगा आपका, ठीक है। गारंटीज को कमिटमेंट में लिखोगे, वो पहले दिखा के ला रहा हूं आपको नोट। मसला क्या है यार, अब ये सवाल है 14 नंबर का सवाल है, ठीक है, 14 नंबर का सवाल है, ऑटम 18 में आया था,
क्या सवाल है, ऐसे करोगे फड़का दोगे। डिस्क्लोजर वाले सवाल में कुछ करने को ज्यादा होता नहीं, ठीक है। अच्छा जी, ऊपर वाला वैसे आपने किया हुआ था। अब ये देखो, फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन, IAS 10 वाला पॉइंट भी फड़का दे, पर जान छुड़ाएं आप, फिर कल क्या डिस्कस करना है भाई। कहोगे तो ये बना दूंगा, लेकिन जरूरत ही कोई नहीं, ये मैंने बनाया था जी। फॉलोइंग डिसीजन वर टेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन 16 अगस्त। हम 30 जून के बाद वाली मीटिंग की बात कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। IAS 10 पता है ना आपको, लग रहा होता है। तो वो कह रहा है कैश डिविडेंड ऑफ 3 पर शेयर फॉर द ईयर 18 वाज अ प्रोपोज्ड, मस्ट डिस्क्लोज है ये। IAS 10 कहता है ये नहीं, क्योंकि ये एडजस्टिंग इवेंट तो नहीं है। क्योंकि पहली बात, बचपन से सीखा हुआ था, जुगाड़ करके सीखा हुआ था क्या, कि 30 जून 18 वाले साल का डिविडेंड 19 वाले साल में आएगा, फाइनल 18 में आ ही नहीं सकता। ये तो जुगाड़ था। असल बात क्या है वह पता लगी है। असल बात यह है कि डिविडेंड की लायबिलिटी आपकी आनी है अनाउंसमेंट की वजह से, और अनाउंसमेंट आपने 30 जून 18 तक नहीं की थी, अगस्त 18 में की है, तो अब लायबिलिटी भी इसी साल की बनती है। लेकिन ये तो हो गया ना, नॉन एडजस्टिंग है। ये क्या है, अनाउंसमेंट नहीं थी तो नॉन एडजस्टिंग है। अब बाकी सारी चीजों के बारे में IAS 10 क्या कहता है, डिस्क्लोज इफ मटीरियल, डिस्क्लोज इफ, लेकिन इसके बारे में क्या कहता है, मस्ट डिस्क्लोज। क्या करो, लाजमी डिस्क्लोज करो। अब एक चीज, चलो ये तो हो गया पूरा, ठीक है। अगली चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 जून वर अप्रूव हुई थी इस दिन, इसी दिन। तो जिस दिन अप्रूव हुई है उस दिन सबसे आखिरी लाइन ये लिखी होती है, डिविडेंड फॉर द ईयर 3 रुपए हमने प्रपोज किया है। अब यही तो साइन होंगे, प्रिंट होंगे, यूजर के पास जाएंगे और नोटिस के साथ AGM में आएंगे और उसको अप्रूव करेंगे। तो ये लाजमी डिस्क्लोज करना है, लेकिन है नॉन एडजस्टिंग, एंट्री नहीं कर सकते। 18 का डिविडेंड 19 में आता है, ठीक है। अब इसको यहां पे तो, अब ये तो सवाल खत्म हो गया, इस सवाल में तो जान ही निकल गई सारी। इस सवाल के अंदर बाकी कुछ चीजें कॉपी पेस्ट करनी है, वरना तो ये आपने पहले बना चुके हैं जो मुश्किल थी इसके अंदर, ठीक है। अब किसी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लाइव भी देख लेना चाहिए ना, क्या ख्याल है, ठीक है। कहीं पे तो ढूंढ लो यार, ये मिल गई, यस। एनुअल रिपोर्ट 2020 की, अब ये ज़हन में रखना 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। पैकेजेस की 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। पहले कौन सी चल रही हैं, अनकंसोलिडेटेड, ठीक है। यही देख लेते हैं हम, क्योंकि हम भी फाइनल अकाउंट्स ही कर रहे हैं ना। अच्छा, अब देखो मैं स्पीडे मारी जा रहा हूं। पिछली दफे बच्चों को यहीं से पढ़ाया होगा, तो बच्चों के ये बिल्कुल एंड आ गए ये। इसके बाद कंसोलिडेटेड फाइनेंस शुरू हो रही है, ये सेपरेट खत्म हो रही है, ये डायरेक्टर्स के एंड पे साइन हुए पड़े हैं। और सबसे आखिरी चीज क्या लिखी हुई है, चेक करो। 2 चीजें। पहली चीज, IAS 10 का डिस्क्लोजर है। ये किसका डिस्क्लोजर है जी, तो फाइनल अकाउंट के पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ये बनना है। लेकिन ये डिस्क्लोजर IAS 10 का, अब IAS 10 पढ़ा रहा हूं ना मैं साथ साथ, इसी तरह से फिर वहां पे जाकर बताऊंगा। ये देखो, ये लिखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बोला फाइनल डिविडेंड है अगर 20 का, तो 20 में पे नहीं हो सकता, नॉन एडजस्टिंग है, क्योंकि अनाउंसमेंट कब हुई है। बचपन वाली बातें गुजर गई। बचपन में कहते थे 20 का फाइनल प्रॉफिट नहीं है तो 20 में नहीं, बस 21 में ही आएगा। अब पता लग गया कि 20 का क्योंकि प्रॉफिट फाइनल नहीं हुआ 20 में, 21 में फाइनल हुआ, और फिर अनाउंसमेंट हुई, उसको देखकर हो सकता है ना देते, हो सकता है दे देते। कौन सा कोई इंटरेस्ट है कि हर साल देना है, इसलिए उसकी लायबिलिटी तो 21 में बनी, लेकिन डिस्क्लोजर इज मस्ट। पहली बात, ऑथराइजेशन ऑफ फॉर इशू लिखो, ताकि यूजर्स को पता हो ये वो डेट है जिस दिन तक के इवेंट्स इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आए हैं। इसके बाद वाले IAS 10 से भी निकल गए हैं। इस तक वो जो एडजस्टिंग थे एडजस्ट हो गए, जो एडजस्टिंग नहीं थे उनको डिस्क्लोज कर दिया हमने। इसके बाद वाले इसमें नहीं है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है, ठीक है। तो ये लिखना लाजमी है, डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ फॉर इशू। इससे पीछे बेटा और चीजें चल रही हैं, IAS 10 का सिर्फ इतना सा डिस्क्लोजर है, IAS 10 का डिस्क्लोजर है, IAS 10 का डिस्क्लोजर। बताओ किस दिन ऑथराइज हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर इश्यूएंस, ठीक है। और उसके बाद आपके मतलब कि ये बीच में छोड़े, ये उसने लिखा इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, वो आधार से निकल जाते हैं, ठीक है। जो ये देखो इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट है, छोड़ो इसको छोड़ो, बस इतना सा। दूसरी चीज, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज प्रपोज्ड द फाइनल डिविडेंड ऑफ फॉर द ईयर 20, फाइनल ऑफ 20। क्या 20 में आएगा, नेवर, 20 में कभी नहीं आ सकता, लेकिन 20 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, डिस्क्लोज लाजमी करना। तो यही डिस्क्लोजर आपने बनाना है अपने सवाल।
जिसमें ये दोनों बातें लिखनी है। हेडिंग क्या दोगे? नोट नंबर लेट से 8 डेट ऑफ ऑथराइजेशन उठा के लिख दोगे। नोट नंबर 9 ये डिविडेंड, वही उंगली रखनी है उसके ऊपर, ऐसे कॉपी पेस्ट। कितनी आसान है जिंदगी है। दूसरों के लिए भी आसान करो, अपने लिए भी। खैर बात कहां से कहां निकल गई। मैं तो ये डिस्क्लोजर्स पढ़ाने आया था, वो मेरे इधर नासा आया। ठीक है, तो बस ये डिस्क्लोजर जनरल वाले पूरे करें, फिर छुट्टी करें। ओके, और चल ये मैं आपके लैपटॉप को कह रहा हूँ भाई, आपने क्यों समझा जी? सीलो की क्लास है 2:15 बजे। हाँ, नमाज भी पढ़नी है आप लोगों ने। चलो चलो चलो, बस 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 ऐ पढ़ के आ जाना, पावे करो। 1 मिनट दे दो मैंने बस, फिर ऐसे ये 1 से 2 मिनट, 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 1 से 2 मिनट। भाई इधर देखो, वो कहते हैं आपके पास ईयर एंड पर नेस्ले टोटल कितने एम्प्लॉइज हैं बताओ जी? 1500। एवरेज ड्यूरिंग द ईयर कितने रहे जी? कुछ 1450। डिस्क्लोज, क्या करो? डिस्क्लोज पढ़ो। 0.4 नंबर। अच्छा, इसके साथ आपने क्या क्या लिखा है? अब इसके साथ क्या लिखा है? एक तो आपने पेज नंबर, वो बताओ जल्दी से। ये कौन सा पेज है? पेज 622। जल्दी से, पेज 622। नोट नंबर कौन सा है? 28 प्लस पास पेपर 2। ठीक है ना? ओके। अच्छा, 0.4 नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड एट द ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एवरेज एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द ईयर। कितना आसान काम है, सवाल में गिवन होगा। ये देखो, ऐसे आप लिख दोगे कि ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने, ठीक है, और एवरेज ड्यूरिंग द ईयर कितने, मतलब टोटल एवरेज कितने हैं और एंड पे कितने हैं। बस इतनी सी बात ही बतानी है। ठीक है, पेज नंबर 584 बुलेट नंबर 4 है ये तो बहुत ही आसान है। प्लस कोई नहीं अभी फिलहाल, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं थे मेरे पास पास पेपर में। ठीक है, तो 622 का नोट नंबर 29। इतनी आसान जिंदगी है यार, ये जनरल डिस्क्लोजर चल रहे हैं। ठीक है, अगली बात 0.1 और 0.2 ये नॉन करंट एसेट से रिलेट करते हैं। क्या कहता है जी? कहता है कंपनी के इमूवेबल फिक्स्ड एसेट्स जो हैं, लैंड और बिल्डिंग, उनके पार्टिकुलर्स बताओ, उनकी लोकेशन और एरिया ऑफ लैंड बताओ, और जियोग्राफिकल लोकेशन बताओ और एड्रेस बताओ सारे यूनिट्स की, प्लांट समेत। बस, यानी सारे बिजनेस यूनिट्स की, मिलों और प्लांट की एड्रेस और ज्योग्राफिकल लोकेशन। जी शेखुपुरा में है और जी फलां जगह पे एड्रेस भी आ गया। उसके बाद हर इमूवेबल फिक्स एसेट के बारे में क्या बताओ, क्या चीज है, किधर है, कितने एकड़ पे है। दैट्स इट। उसके बाद वाले इंशाल्लाह कल, ठीक है, 5वें से ऑनवर्ड्स कल। तो ये 4 पॉइंट्स भी आपने जोड़, इनमें से 3 जुड़ जाएंगे। फिक्स एसेट के साथ 3 जुड़ सकते हैं जबरदस्ती देखें तो। ज्योग्राफिकल लोकेशन किसकी बतानी है? मिल और प्लांट की ज्योग्राफिकल लोकेशन और एड्रेस, और सारे इमूवेबल एसेट्स की लोकेशन और एरिया, लोकेशन और एरिया। ठीक है ना, ये बात समझ आ गई। तीसरा कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन और रीजन ऑफ शॉर्टफॉल। चौथा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, मैक्सिमम, एवरेज। अब बस यहां पे 2-4 बातें और रह गई, दैट्स इट। ठीक है, कहानी खत्म। अब ये कहां पे पड़ा हुआ है? क्योंकि मैंने कहा ना ये फिक्स एसेट के साथ मिलता जुलता है, तो ये सारी बात आपको एक ही नोट में यहां पे कवर्ड नजर आएगी। जहां पे आपको पीपी का नोट नजर आ रहा था ना, तो उससे ऊपर ये 10.1 हमारा रह गया था, ये छोड़ गया था क्योंकि उस वक्त इसकी पढ़ाया नहीं हुआ था। अब पढ़ो। लैंड बिल्डिंग है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, शेखुपुरा में फैक्ट्री है, इतने एकड़ के ऊपर फैली हुई है। कबीर वाला फैक्ट्री है, पोर्ट कासिम फैक्ट्री है, सारी फैक्ट्रियां हैं जनाब हमारी। ठीक है, ये बवाना डिस्ट्रिक्ट में, उकाड़ा में। ठीक है जी, और ये क्या है? ये सब मिल्क कलेक्शन सेंटर शुरू हो गए। फिर ये सेल ऑफिस है, फिर जनरल पर्पस लैंड पड़ा हुआ है। समझ आया कुछ? ये क्या है? पेज नंबर, पे बुलेट नंबर, ये 650 है, 15। अच्छा नहीं, ये 615 है ना, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं। ये पेज नंबर 584 में बुलेट नंबर 1 और 2, पेज 584 बुलेट नंबर 1 और 2। ठीक है बच्चों, चलो बस अब इसको देख लेना एक दफा, ये खत्म होगी कहानी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। कल पहले क्लिफ्टन कर लेंगे, फिर 1-2 पॉइंट्स जो ये भी पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।